हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी नेचुरल साइंस 2018 का एग्ज़ाम पेपर जो कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए था। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लास्ट टाइम 2018 में जो वैकेंसीज़ आई थी उसमें दो अलग अलग एग्ज़ाम हुए थे, फ़ीमेल के अलग एंड मेल के अलग। और जो फीमेल का एग्ज़ाम हुआ था वो 3 शिफ्ट्स में हुआ था 27 सितंबर 2018 को। शिफ्ट के आपके सामने टाइमिंग्स दिख रहे हैं, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। जबकि हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की, उनके 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे 29 सितंबर। तो यानी कि आप अगर 5 पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह का डीएसएसबी कंटेंट मांग रहा है, वो किन टॉपिक्स को एनकरेज कर रहा है। तो आप ये 5 पेपर्स की हम सीरीज़ करेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है न्यू 2021 वाली वैकेंसीज़ के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो 103 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी 95, एससी 88, एसटी 70 और यहाँ पे पीएच की 77। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी और इस बार काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो हम बिगनिंग करेंगे आज के टॉपिक की। आज हम करने वाले हैं शिफ्ट 2 का पेपर। हम सिर्फ पहले शिफ्ट 2 का करेंगे और फिर बाकी एक एक करके सारे करेंगे। इसमें मैंने जो एनालाइज़ किया है, आपके 100 क्वेश्चन साइंस साइड से आते हैं। तो अब जो 100 क्वेश्चन साइंस साइड से आए हैं उनमें 10 क्वेश्चन होते हैं पैडागोजी के। बचे 90 में से आपके केमिस्ट्री के कुछ 25 क्वेश्चन थे बस। तो आज हम 40 क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इसमें केमिस्ट्री के होंगे और कुछ सुपर इजी होंगे जो 9-10 तक की बायो के हैं। बाकी दूसरे क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है जो कि डीएसएसबी का 27 डेट को 12:30 से 2:30 यानी कि 12:30 टू 2:30 एग्ज़ाम हुआ था। वो पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एंड मेजर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन सीमेंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो सीमेंट में आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट का फॉर्म है, देखो कैल्शियम सिलिकेट्स पाए जाते हैं सीमेंट के अंदर और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट्स भी होते हैं बट लेकिन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है। तो आप सीमेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। इसका आंसर है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सिर्फ कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान थे, बाकी काफ़ी घुमाने वाले क्वेश्चन भी हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एन और एस याद रखना। हवा में कौन सी सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, CO2 जानते हैं ना। अब सी की जगह एन और एस लगा दो, ठीक है, एन और एस। तो NO2 और SO2 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन इन फूड चेन, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। आपने पढ़ा होगा कि भाई एक केमिकल है, अगर मान लो हमने ग्रास के अंदर आ गया वो केमिकल, उसको किसने खाया, ग्रास ओपर ने, तो उसके अंदर चला गया। अब ग्रास ओपर ने सिर्फ ये ग्रास थोड़ी ना खाई है, इधर उधर की ग्रास भी खाई है, तो उसके अंदर ज़्यादा गया वो केमिकल। अब उसको किसने खाया, किसी फ्रॉग ने। अब फ्रॉग ने सिर्फ वो ग्रास ओपर थोड़ी खाया, उसने दूसरे और भी चीज़ें कीड़े मकोड़े खाए, उनसे भी उसके अंदर केमिकल इंक्रीज़ हुआ। तो जब एक केमिकल एक स्पीशीज़ दूसरे को खाती है, दूसरे तीसरे को, तो उसके अंदर केमिकल की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। 10th क्लास का टॉपिक है, पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस को देख के नहीं करेंगे, जो आंसर है हम खुद से करेंगे। देखिए इसमें लिखा है X मोल ऑफ ओजोन आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ लेड सल्फाइड। देखिए ये होता है लेड सल्फाइड, इसमें हमने ओजोन डालते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। वो कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने एक्चुअली ये पूछा है कि इसके अंदर ये रिएक्शन नोन है, काफ़ी नोन इजी रिएक्शन है। इसमें पूछा है कि यहाँ पे जो मोल्स हैं और यहाँ जो मोल्स हैं उनका क्या रेशियो है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए जो हमारा ओजोन होता है वो इस तरीके से क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो जब ये नेसेंट ऑक्सीजन PbS के अंदर जाएगा तो वो बन जाएगा PbSO4, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो करिए इसको बैलेंस, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। नीचे ऑक्सीजनेसेंट ऑक्सीजन में 4 है तो ऊपर वाले को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 ओजोन, 4 O2 और 4 O। जब इनको ऐड करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा PbS प्लस 4 ओजोन
PbSO4 सॉलिड प्लस 4O2 ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ये 4 है और ये भी 4 है, तो हमारा 4:4 यानी कि 1:1 का रेशो है। इसमें पूछा था एक्स और वाई का रेशो क्या है, तो 1:1 इज़ द आंसर। बट लेकिन आंसर की में 3:2 है। अब ये नहीं पता किस तरीके से, अगर आपको कोई आइडिया तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बट ये इसका आंसर है 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैसेज याद रखिएगा, आपका सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल CO2, वाटर वेपर्स होते हैं, मीथेन होती है 16% मीथेन गैस, 20% सॉरी। उसके अलावा आपका इसमें ओजोन भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इसमें कौन से रिस्पॉन्सिबल नहीं है पूछा है, तो SO2, नाइट्रस ऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, CO2, वाटर वेपर्स, मीथेन, ओजोन, N2O, ठीक है। तो SO2 नहीं आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉसिल फ्यूल दैट इज यूज टू मैन्युफैक्चर कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक बनाने के लिए कौन सी चीज़ इसमें ज़रूरी है, सिंथेसिस गैस नो, प्रोड्यूसर नो, कोल गैस नो, नेचुरल गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, नेचुरल गैस। नेक्स्ट, ब्राउनियन मोमेंट इज ड्यू टू। ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है, हमारे पास जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, इनका जो जिगजैग मोशन होता है इस तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन। अब ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो कोलॉइडल पार्टिकल है इसके आसपास का जो डिस्पर्जन मीडियम है वो इस पर क्या करता है, कोलिजन्स होते रहते हैं। तो आप इनको ऑप्शन को पढ़िए, तो यहाँ पर इक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल बाय द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम करता है और किसी भी ऑप्शन में सूट नहीं कर रहा है। कॉम्पोजिशन ऑफ पावर एल्कोहल, ध्यान रखिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस तरीके से हम कभी इतना नहीं पढ़ते हैं डिटेल में, बट लेकिन आप ये इसका आंसर होगा 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल, इसी को हम पावर एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम सल्फेट लॉसेस 5 to 24% ऑफ इट्स मास। तो इसमें पूछा है कि कितना वाटर होता है इस सॉल्ट में। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, आपको पता होगा MgSO4 हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिसमें 7H2 होते हैं, हेप्टाहाइड्रेट। तो आपको बस ये बताना है कि इसमें कितना वाटर है। तो यहाँ पे वाटर का कितना मोल मास होता है, 18, इंटू में 7 कर दीजिए, तो 126 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे आपके उसी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है न्यूक्लियाइड्स के लिए। तो देखिए आप यहाँ पे आइसोटोप और आइसोबार देख रहे हैं। आइसोटोप्स हम क्या पढ़ते हैं, जिनके जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन जिनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, इन्हें तो हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। और इसका उल्टा हो तो फिर आइसोबार्स, जहाँ पे सेम भार होता है, बार, आइसोबार। तो देखिए इनकी इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, इनके मासेस में डिफरेंट है तो इनकी वजह से इनका वजन, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चेंज हो गया, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट, और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। ये होता है आइसोटॉप्स में। आइसोबार में क्या होता है, उल्टा होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सिमिलर। तो देखते हैं कौन से इनकरेक्ट पूछा था इस क्वेश्चन में, आप चेक कर सकते हैं ये पेपर, तो यही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइसोटोप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट, ये तो बिल्कुल सही है, हमें ये नहीं जमेगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसे हम बाद में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3, आइसोबार शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल, ये भी सही है। अब इसमें देखिए, इसमें पूछा है आइसोटोप शो डिफरेंट फिजिकल तो होती हैं पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप शो सिमिलर केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, क्योंकि इन्हें कहा है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये भी तो होना चाहिए था आंसर, बट लेकिन ऑफिशियल आंसर की में यही आंसर दिया हुआ है। और इसके अंदर अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है पर केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है, जैसे कार्बन 14 इनएक्टिव होता है, कार्बन 13 एक्टिव होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, बिल्कुल सेम नहीं होती ना, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं। पर आंसर की में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्राइट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। यहाँ मुझे जो लगता है, आप इसे क्वेश्चन को पढ़िए, मेरे को लगता है यहाँ नाइट्राइल्स होना चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं जम रहा है नाइट्राइट्स। तो ऑफिशियल आंसर की में और पेपर में नाइट्राइट्स था, पर यहाँ पर नाइट्राइल्स होना चाहिए। तो नाइट्राइल्स आप जानते हैं, अगर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं तो इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
जिसको इन्होंने साथ में ये हिंट दे दिया 5 to 10% डाइल्यूट। हम कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से को जब डाइल्यूट करते हैं तो हमें मिलता है, एसिटिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमें विनेगर मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, अगर वो नाइट्राइल्स है तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरीन को आजकल किस चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ब्लीचिंग ऑफ पेपर। आपका जो पेपर होता है, पेड़ों से पेपर बनता है, वुड से, तो उसके ऊपर लिग्निन होता है, तो इसका कलर गंदा सा होता है, इसको हमें वाइट करना होता है, वाइटिश इसका कलर रिमूव करना होता है जो येलो कलर है। तो उसको पहले क्लोरीन यूज़ किया जाता था, पर आजकल H2O2 जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जा रहा है Cl2 के प्लेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ स्पीशीज़, कौन सा ऑर्डर इसमें से सही है पूछा है। तो यहाँ पे आप पहले तो देखिए सबसे ज़्यादा बात किसकी गई है, Br की, सेलेनियम, क्रिप्टन, Rb और Sr। इस पर 2+1+1 -2 तो हम इनको पहले खुद देख लेते हैं, फिर बाद में ऑप्शन देख लेंगे। फटाफट करना है हमें ये। एनाइन का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होता है, 2 - चार्ज जितना ज़्यादा होगा किसी चीज़ पे, या 3 उसका साइज़ बड़ा होता है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा ये। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे एनाइन का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, अब हम कैटायन में देखते हैं। कैटायन में क्या होता है, जितना बड़ा चार्ज होता है उतना ही साइज़ क्या होता है, छोटा। तो ये हमारा ऑर्डर होगा। अब इसमें ये तो Br को आगे क्या है, गलत। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारा ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पे Sr की तो कोई बात ही नहीं की गई है। Kr को क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम वैन डर वाल्स रेडियाई चेक करते हैं और वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसको नहीं लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। इसमें पूछा है कि रेडबर्ग कांस्टेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी को रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में लिखना है। तो आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट के इक्वली आती है एनर्जी, जो कि हम ऐसे लिखेंगे 2.18 × 10⁻18 जूल। पर ये कैसे आता है एक बार वो देखते हैं, और इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो चलिए देखिए, आप ये तो जानते होंगे वेव नंबर किसके इक्वल होता है, RH 1/Ni² - 1/NF²। इनिशियली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और फाइनली उसे इनफाइनाइट पे जाना है। तो यानी कि ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी जब इनफाइनाइट रखेंगे, और 1/1 इज़ 1। तो हमारे पास यहाँ पे वेव नंबर यानी 1/λ R के इक्वल आ गया, RH के। 1/λ = RH। अब हम जानते हैं एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, H जिसे हम C/λ लिख सकते हैं। तो E = Hc, 1/λ को क्या लिख सकते हैं, RH। तो ये हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये सारे pH दे रखे हैं, पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको pH का, किसकी pH सबसे ज़्यादा होगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए K2O पानी में जाएगा तो KOH बनाएगा, बेस बनाएगा, ये सारे बेस बनाएंगे पानी में जाके। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा ऐसा इनमें से कौन है ऐसा जो जल्दी से KOT या K और SE अलग हो सकता है, जिसमें ज़्यादा जल्दी अलग हो गया उतनी स्ट्रॉन्गली बेस बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ तो इसकी है, ये टूटेगा, तो यानी ये जल्दी से बेस बनाएगा। हाँ, और ये इतना ज़्यादा बेसिक नहीं है, ये ज़्यादा बेसिक। अगर ये ज़्यादा बेसिक तो इसकी pH क्या होगी, कम। और ये अगर ज़्यादा बेसिक नहीं है, कम बेसिक है, तो इसकी pH क्या होगी, ज़्यादा। तो pH 1 की ज़्यादा, फिर pH 2, pH 3, pH 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा ओजोन लेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके डैमेज होने के लिए। तो ये बहुत ही आसान आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऑन विच दे वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड, ये हालांकि बायोसेवर, लेकिन ये आप कर सकते हैं, बहुत ही, ये अपने उसमें भी है, केमिस्ट्री में भी है, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले टॉपिक में, और 9th-10th में भी है। 22 अप्रैल को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे। तो आप ध्यान रखिएगा, एक एनवायरमेंटल डे होता है, एक अर्थ डे। तो वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक, ये तो बहुत ही आसान है। बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ हो, तो सॉइल, सनलाइट या वाटर, बैक्टीरिया। तो आंसर इज बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 3 बैक्टीरिया। उसके बाद है इन विच ईयर वॉज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, EPA, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर कॉम्पिटिशन में आता है, 1986। नेक्स्ट ग्लोबल कन्वेंशन वॉज फॉर्म टू कंट्रोल मरकरी पॉइजनिंग। देखिए हमने अपने कॉलेज टाइम में ऐसे पढ़ा था कि मरकरी, जहाँ पे भी मरकरी पॉइजन की बात आ जाए ना, तो मीना माटा से याद रखिएगा, मीना माटा।
काफ़ी फेमस है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा। तो मीना माटा, इसीलिए बायो का टॉपिक है पर हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये आसान है। तो मीना माटा कन्वेंशन, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन, ग्रीन प्लांट्स, आपको ये पता ही होगा। ये भी बायो का क्वेश्चन है पर हम केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन। देखिए अब हमें नहीं पता, मान लो सलाइन मतलब सॉल्टी, हाँ, तो यहाँ पे आपको पता होगा हेलोजेंस, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं यहाँ हेलोफाइट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इज ग्रीन हाउस गैस एमिट। तो ग्रीन हाउस जब गैस ट्रैप हो जाती है हमारे एनवायरमेंट, एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से, तो फिर कौन सी गैस वहाँ पे एमिट होती है, कौन सी रेडिएशन एमिट होती है, सॉरी। तो कौन सी रेडिएशन, देखिए जब यहाँ पे CO2 का लेवल ज़्यादा होने की वजह से जब ये वापस जाती है तो ये कौन सी इसमें एनर्जी कुछ क्या हो जाती है, नीचे अर्थ में यूज़ हो जाती है कुछ एनर्जी अमाउंट, तो जितनी जाके वापस आती है कौन सी होती है, IR। अब ध्यान रखना IR, इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर पॉसिबल फॉर एन हेक्सेन। ये हमारे पास हेक्सेन है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक कार्बन यहाँ हो या फिर सेंटर में बिठा दीजिए उस एक कार्बन को, तो ये हो गए। उसके अलावा इस वाले कार्बन को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये देखिए एक ये और एक ये, और ऐसा भी तो आप कर सकते हैं 5 और 6, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 आइसोमर्स। तो 5 आइसोमर्स हैं आपके पास जो पॉसिबल है एन हेक्सेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोजन के टाइम पे जब हम किसी लोहे की कोई भी पाइप है उसको हम मैग्नीशियम से कनेक्ट करते हैं तो वो मैग्नीशियम किसकी तरह एक्ट करता है। तो देखिए ये आपका मान लो कोई पाइप है, हमने यहाँ मैग्नीशियम को कनेक्ट कर दिया है, रस्टिंग जब होनी थी तो जो आयरन था वो एनोड की तरह एक्ट करता है, पर लेकिन इसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया है, इसने सेक्रीफाइस किया और अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर दिए, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम इज सैक्रिफिशियल एनोड, ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम इज सैक्रिफिशियल एनोड। तो आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन क्या है, एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो आपका रेयॉन होता है, जो एक तो सिल्क होती है और एक होती है आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं और ये सेमी सिंथेटिक होती है, यानी हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं थोड़ा सा। हाउ मैनी सीरीज ऑफ एसिड, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्थोफॉस्फोरस, होप से याद रखना, हाइपो ऑर्थोपायरो, इस वाले को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक। तो H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है। आप P को रखिए, डबल बॉन्ड हो और एक OH तो होता ही होता है। अब कितने H बचे इसमें, 2 H और एक O, तो हम एक OH और H एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस H की जगह पे कितने K आ सकते हैं, 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन किससे रिजेंबल करता है। तो बिल्कुल सही है 17 ग्रुप, क्योंकि वो नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है। तो बिल्कुल सही है, यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर ये इस पर अटैक करेगा, फिर ब्रोमीन यहाँ पर अटैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 का मिक्सचर होता है जिसे हम Fe2O3.XH2O भी लिख सकते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटलॉइड है P ब्लॉक में, वो कौन से ग्रुप्स में नहीं होते। तो आप जानते हैं ये P ब्लॉक है, ये सीरीज़ होती है, तो 13 भी इन्वॉल्व है इसमें, 14 भी, 15 भी, तो कौन सा जो ग्रुप है इन्वॉल्व नहीं है मेटलॉइड में, 18th ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हेनरीज, आपको 3-4 वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये KH वैल्यूज़ हैं हेनरीज की, KH वैल्यू, इसमें मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पूछा है, तो जिसकी KH वैल्यू सबसे कम होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला होता है, ये सॉल्युबिलिटी है, ये KH है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों आपस में, तो इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट और कौन से मेथड से किया जाता है कंसनट्रेट। तो यहाँ पे लीचिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये सिंपल बैलेंसिंग है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, उसके बाद यहाँ Cl 4 हो गए तो यहाँ पे 4 लगा दो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है सॉल्व इसमें, आपके पास K कितने हो गए हैं यहाँ पे, टोटल 6 हो गए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे पोटेशियम देख सकते हैं 6 हो गए हैं और यहाँ पे 1 है तो यहाँ 6 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आप इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ पे हाइड्रोजन
फिर आप यहाँ देखेंगे कि इधर सल्फ़र 6 हो गए हैं, इधर एक भी नहीं है, यहाँ पे 6 लगा देंगे। इस तरीके से जब आप इस पूरे को बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा 3 हो गया बस। अब यहाँ पे आप देखिए के सामने 1 ही आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में 1 है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर का लोएस्ट रीजन क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, आपके सामने जो आंसर है वही सही है। रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो सनलाइट, उसमें रिएक्शंस होती रहती हैं। आप जितने भी नीट के एग्ज़ाम्स के पेपर्स होते हैं उसे भी सॉल्व कीजिए, ये अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये जो क्वेश्चंस है किसी को समझाएं आप खुद, क्योंकि जब आप समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो याद होंगे और आप इसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे।